Bismillahirrahmanirrahim. First of all, very warm welcome to all of you, including in online students and the physical one. Myself, Samir Imtiaz. Screen visible है online students. Sir, I have been associated with ARTT Business School for past 4 years. Initially, जब मैंने ज्वाइन किया इस टैक्स टीम को, एट दैट टाइम आपके उस वक्त जो बैच था उसके एग्जाम्स होने में 1-1.5 महीना रह गया था. एंड एट दैट मोमेंट वी कंडक्टेड अ क्विज बिकॉज मेरी मीटिंग जब हुई थी सर तारिक से, तो सर तारिक का मेजर कंसर्न ये था कि कराची से टैक्स में कैफ 6 में मेरिट क्यों नहीं आ रहा. और इवन आफ्टर डिलीवरिंग लेक्चर्स वंडरफुली, और इससे पहले ये जो हमने ट्रेंड सेट किया, इससे पहले किसी और इंस्टीट्यूट में होता भी नहीं था. हमने एक क्विज कंडक्ट किया. उस क्विज को जब मैंने चेक किया, और वो क्विज था रेजिडेंशियल स्टेटस पे, टू बी ऑनेस्ट, उस क्विज को जब हमने टेस्ट किया और चेक किया, तो वी फाउंड द रीजन ऑफ फेलियर. हमें ये पता चला कि आप स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद ये एक इंग्लिश में है सब्जेक्ट और आप अपनी वर्डिंग्स में लिख के आ जाएंगे और एग्जामिनर जो है वो पास भी कर देगा. तो ये एक सबसे बड़ी आपकी भूल है. टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि लॉ की लैंग्वेज है, ऑल्दो इट इज इन इंग्लिश, बट हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक टर्मिनोलॉजीज होती हैं. यहाँ पे इवन प्रैक्टिस में मैं काफी अरसे से हूँ, तो हमने खुद देखा है कि आपके ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट तक केसेस जाते हैं सिर्फ 2 वर्ड की इंटरप्रिटेशन पे, और वो 2 वर्ड क्या है? एंड और. एंड और जिसको आप एक्सचेंज भी कर देते हैं, कभी कभी इंग्लिश में एंड की जगह और लिख दिया या और की जगह एंड लिख दिया. टेक्स्ट की लैंग्वेज में इस एंड और की इंटरप्रिटेशन के ऊपर हाई कोर्ट तक केसेस जाते हैं. सो हाउ कम इज इट पॉसिबल कि अगर आप किसी आंसर को इंग्लिश में लिख के आ जाएंगे तो वो सही होगा? जब हमने उस टेस्ट को चेक किया 1-1.5 महीने पहले, तो रिजल्ट था उस टेस्ट का 3 to 4%. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट हमने उस रिजल्ट को अनाउंस भी नहीं किया, शेयर भी नहीं किया. क्यों? क्योंकि आपके पेपर में 1-1.5 महीना है. अब अगर स्टूडेंट को पता चलेगा कि सारे के सारे फेल हैं, तो आपके अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा और बाकी सारी तैयारी भी आपकी ज़ाया हो सकती है. बट राइट आफ्टर दैट अटेम्प्ट हमने सर तारिक ने प्लान किया. क्या चीज प्लान की? प्रैक्टिस सेशंस प्लान की. सर तारिक ने अपनी बुक बनाई जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मौजूद थे, जिसमें हमने पास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चंस लिए, डिफरेंट बॉडीज के क्वेश्चंस लिए, और फिर एक सेशन सेपरेटली अलॉन्ग विद क्लासेस. पहले तो ऐसा हुआ करता था कि टीचर आके आपको क्लास में पढ़ाते थे और आपको कहते थे कि जाइए पास्ट पेपर सॉल्व कीजिए, अगर कोई सवाल हो तो मुझसे आके पूछ लीजिएगा. बट हमने ऐसा नहीं किया. हमने क्लास में प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट किए. हमने क्लास के ही अंदर आपको पास्ट पेपर सॉल्व करवाए, आप लोग की मिस्टेक्स को आपके साथ डिस्कस किया कि आपने इंडिविजुअल बेसिस पे ये एरर किया था, इसको इस तरीके से डिफाइन करना था, इस तरीके से इसका आंसर देना था. जब हमने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज माय फर्स्ट बैच कंप्लीटली. और उस बैच में राना हमजा नूर ARTT बिजनेस स्कूल से वाज द मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर. यहाँ पे हमने इस प्रैक्टिस को ऐसे नहीं कि हमारा टारगेट अचीव हो गया, कराची से ARTT बिजनेस स्कूल का मेरिट आ गया, दैट्स इट. उसके बाद हमने मजीद इम्प्रूवमेंट की इस सेशन के ऊपर कि हमें और क्या क्या चीज़ें इसमें लेके आनी चाहिए. अच्छा, हमारी उस अटैम्प्ट के बाद जब
डेफिनेटली मार्केट में ये चला गया कि भाई एआरटीटी बेसिस स्कूल का जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट आ गया और सबको पता चल गया कि भाई क्या व्हाट वाज द रीजन, तो फिर सब ने इस तरीके से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिए। बट बेसिकली वी हैव दिस ऑनर कि हमारे पास ये ट्रेंड सेट करने का ऑनर मौजूद है। बट हमने उसके बाद ज्यादा मेहनत की क्योंकि अब हमारी एक चीज पब्लिक हो चुकी है, सबको पता है कि हम प्रैक्टिस करवाते हैं, तो अब बाकी इंस्टीट्यूट भी करवाएंगे। हमने मजीद मेहनत की एंड राइट आफ्टर दैट हार्ड वर्क द सेकंड कंसेक्यूटिव मेरिट होल्डर मोहम्मद हसीब इज फ्रॉम एआरटीटी बिजनेस स्कूल। तो ये 2 कंसेक्यूटिव मेरिट सर्टिफिकेट आए और डेफिनेटली सर तारिक ने बहुत अच्छा पढ़ाया। सर तारिक के प्रैक्टिस सेशंस की वजह से आप लोग को इतना आसानी हुई कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, तो मैं आप दूसरे स्टूडेंट से भी जाके पूछ सकते हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं कि एग्जाम्स के बाद हमारे पास ये मैसेजेस आते थे और बच्चे आके बताते थे कि सर जो हमने क्लास में क्वेश्चन किया था एज इट इज वो एंट्रीज वो ट्रांजैक्शन हमारे आई कैप के पेपर में थी। मैं यहाँ रोजी पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, इस जगह पे आके झूठ नहीं बोला जाता टू बी ऑनेस्ट। बताने का मकसद कि ये जो प्रैक्टिस सेशन आप लोग के लिए डिजाइन किए गए ना, ये आप लोग के लिए इतने अहम हैं, इतने अहम हैं, इतने अहम हैं कि पढ़ाना अच्छा एक तरफ और ये प्रैक्टिस सेशन जब कंबाइन हो जाते हैं ना, तो आपके अंदर एक अलग ही टेक्स्ट प्रैक्टिशनर मौजूद होता है। आप लोग जब पेपर दे रहे होते हैं तो आपके अंदर वो फेयर नहीं होता कि कोई चीज हमें नहीं आती। आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपके जहन में सारी वो ट्रांजैक्शन आ रही होती है जो आप इस प्रैक्टिस सेशन में कर चुके होते हैं। I'm not saying कि 100% ऐसा होगा। अगर 70 to 75% भी ट्रांजैक्शन मैच कर जाती है पेपर में, तो आपके लिए तो एक एक नंबर बहुत अहम होता है। 49 का झटका वो आप लोगों ने भी किसी न किसी ने शायद सहा होगा, हमने तो सहा है, हमने तो देखा है, हमने तो झेला है। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस सेशन को आपने बहुत अच्छे से लेना है। एक एक सेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आज आपको अंदाजा हो ही जाएगा जब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आप लोग से डिस्कस करने के बाद आप लोग को आपकी गलतियां पता चलेगी, तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो कि हाउ इंपॉर्टेंट दीज सेशंस आर एंड विल बी इंशाल्लाह। So sir, I have been associated with ARTT Business School for past almost 4 years, working as a senior tax executive at EY Ford Roads. I'm a certified income tax practitioner, member at Karachi Tax Bar Association, conducted sessions on income tax return filing procedures, litigation, and I worked as an assistant manager tax with ex-KPMG director named Mazhar Salim Shah. Throughout my practice, or I've been involved in the litigation. I went to tribunal, cases को defend भी किया है, cases को plead भी किया है। तो जो cases, जो ordinance आप पढ़ रहे हैं, हम उसको interpret करके जजेस के सामने जाते हैं, केस को डिफेंड करके बचा के कोशिश करते हैं लेके आगे। कुछ केसेस वापस आ जाते हैं, कुछ केसेस जीत जाते हैं और फिर उसका रिजल्ट हमें मिल भी जाता है। ज्यादा नहीं, 30-35 लाख रुपए अगर मिल जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली ये वो एरिया है और ये वो सब्जेक्ट है जिसको आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाने वाला कौन है? The one who is involved in the making of law। मैं सर तारिक के साथ FBR में बैठा हूँ, उनके रूम में बैठा हूँ। मैंने देखा है किस तरीके से प्रपोजल्स जाते हैं, किस तरीके से सरकारी की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो जब एक ऐसा शख्स आपको वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है जिसमें उसकी जिंदगी गुजरी है, तो आपको भी डेफिनेटली इस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि मैं अगर अपनी बात बताऊं तो 4 साल पहले जब मैंने ARTT ज्वाइन किया है, उससे पहले आई वॉज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, बट मैंने सर तारिक को ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट और उसके बाद से आज तक मेरा करियर टैक्सेशन में है। इवन फ्यू मंथ्स बैक मुझे आपके बॉडी एक्टिव आपने नाम सुना होगा,
वहां से ऑफर आई चीफ अकाउंटेंट की, बट आई रिफ्यूज दैट, क्योंकि मेरा कैरियर किस में बना हुआ है, टैक्स में। किबला आपका एक ही होता है, किबला आपका एक ही होता है। आपको डिफाइन करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने किस तरफ जाना है। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड, तो फिर उसके बाद अपने आप को आप डाइवर्ट ना करो तो ज्यादा बेहतर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ इन टैक्सेशन। सर लेट्स मूव ऑन विद द प्रैक्टिस, ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपके साथ कुछ डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू रेजिडेंशियल स्टेटस। सर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है जी, बाहर Mr. Junaid lives in Dubai. He reached Karachi on 15th August 2020 at 11 p.m. to visit his relatives in Pakistan and left for Dubai on 30th February 2021. In Pakistan for tax year 2021, Junaid is what? A, B, C और D? ये MCQs हैं, लेकिन MCQs का आंसर भी ऐसे नहीं है A, B, C, D, with logic, with law। तो जो आंसर देने के लिए रेडी हो मुझे बता दीजिएगा। हम पहले आपसे लॉ पूछेंगे कि किस लॉ की बेसिस पे आप अपने आंसर को डिफेंड करें। बी, एक शहादत मौसूल हुई है बी, बी दूसरी शहादत की मौसूल हो गई बी, और कोई तीन शहादत हो गई ईद का ऐलान हुआ, तो तसाद क्रिएट हो गया। भाई पेशावर वाले भी आ गए, कराची वाले भी आ गए। पेशावर वाले कह रहे हैं बी और पेशावर वाले और कुछ लोग कह रहे हैं ए, लेकिन वही बात आ गई, मैंने यही एरर जो है आप पेपर में भी करते हो, यही एरर करते हो। मैंने आपसे क्या कहा कि आप मुझे जो जवाब देंगे वो किस बेसिस पे दे रहे हैं वो भी बताएंगे। अब अगर आप बी बोल रहे हैं तो मुझे बेसिस तो बताएं, रीजन तो बताएं। अब जिस चीज पे बी बोला मैं उससे पूछूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, आई नो आपको भी आता होगा जी। सर क्योंकि अगस्त 15 भी काउंट होगा तो अगस्त के 17 डेज लेके फेब के 30 डेज काउंट होगा तो 183 डेज का। अच्छा जी, भाई ये कह रहे हैं कि अगस्त 15 भी काउंट होगा, क्या ये सही कह रहे हैं? सर अगर अगस्त का ठीक है ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सर 183 डेज आपने काउंट किए हैं। अब इसका आंसर चले, ये तो एमसीक्यूज है, आपने मुझे बता दिया कि ही मिस्टर जुनेद फॉर टैक्स ईयर 2021 इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो जो जो नॉन रेजिडेंट कह रहा था, जो जो ए कह रहा था, इज दैट क्लियर नाउ? एक एक दिन आपने काउंट करना होता है। हो सकता है आपने ये सोचो कि वो तो 15 अगस्त को 11 बजे आया है तो 15 अगस्त काउंट नहीं होगा। तो प्लीज रिमेंबर के इन शॉर्ट बता देता हूं, डे इन ट्रांजिट के अलावा, डे इन ट्रांजिट के अलावा कोई भी दिन हो वो आपका एज ए फुल डे काउंट होगा। इज दैट क्लियर? Sir, next question. Mr. Mahmood is working as an interpreter in the Ministry of Foreign Affairs for the past 5 years. On 15th July 2020, he was posted to Pakistan Embassy in UK for 3 years. For tax year 2021, he is number of days मैटर नहीं करते। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भाई साकिब कह रहे हैं, वेट फॉर अ सेकंड प्लीज। साकिब कह रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कि सर अगस्त के तो 16 डेज होने चाहिए। साकिब आप कौन सी डेट थी? 15 अगस्त। 15 अगस्त से 31 तक काउंट करें तो 17 डेज बनते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मिस्टर महमूद एज ए एम्प्लॉय ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो पोस्ट किए गए पाकिस्तान एम्बेसी में यूके में। इसका मतलब वो पाकिस्तान में तो मौजूद ही नहीं है, तो फिर हाउ कम इज इट पॉसिबल कि वो रेजिडेंट हो गए? सर रूल नंबर 2 ऑफ सेक्शन 81, सेक्शन 81 के क्लॉज बी के तहत मिस्टर महमूद इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल क्योंकि एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक मिस्टेक सुन लो कि यहाँ पे जब आप रिटर्न में लिखने जाओगे तो ये मिस्टेक आप करते हो, आपके जहन में होता है, क्योंकि जब आप कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हो तो कंपनी की डेफिनेशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी शामिल है। अब आपके जहन में तीनों गवर्नमेंट शामिल हो गई, आ गई, एक जगह फेडरल गवर्नमेंट का वर्ड यूज हो गया, एक जगह प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट का वर्ड यूज हो गया। आपके जहन में क्योंकि ये तीनों वर्ड सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो उस एग्जाम प्रेशर में आप 81 के क्लॉज बी में लिख के आ जाते हो एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जबकि ऐसा है नहीं। याद रखना, या ये वो मिस्टेक्स हैं जो मैं माजी में चेक कर चुका हूं, ये वो मिस्टेक्स है। हो सकता है भी आप समझ लो कि नहीं ये एक ऐसी मिस्टेक है, आप भी कर सकते हो, लेकिन वो एक चीज होती है कि वक्त से पहले अगर आपको एक चीज तो बता दी जाए कि आपके पास नहीं जाना, आप जल जाओगे, तो आप पहले से एहतियात करते। तो यहाँ पे याद रखना रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 81 रेजिडेंट इंडिविजुअल के क्लॉज बी में सिर्फ और सिर्फ कौन सी गवर्नमेंट का तस्करा है? फेडरल गवर्नमेंट का, कि एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोस्टेड अब्रोड। अगर वो पोस्टेड अब्रोड नहीं है तो फिर आप उसके नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे, लेकिन इफ ही इज पोस्टेड अब्रोड तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नंबर ऑफ डेज प्रेजेंस इन पाकिस्तान he shall be considered as resident individual. Clear? सर जो दुबई वाले रेजिडेंट स्टेटस निकालेंगे, वो दुबई वाले जो रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करेंगे वो एज पर रूल्स सेट आउट इन दुबई उसके मुताबिक करेंगे। अगर दुबई में भी यही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्रिवेल करता है तो वहां पे भी 15 अगस्त काउंट होगा, अगर फ्लाइट 15 अगस्त को ही टेक ऑफ की है तो। Gora Angrez reached Lahore on 14th August 2021 at 5 p.m. and left for Dubai on 10th January 2021. His presence in Pakistan in preceding 4 tax year was 395 days. पहले तो मुझे इसमें आप नंबर ऑफ डेज प्रेजेंस इन पाकिस्तान बताएंगे, आंसर नहीं पूछ रहा अभी मैं, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंस इन पाकिस्तान बताएंगे। मैं अफनान अभी दोबारा बता दूंगा। सिर्फ नंबर ऑफ डेज आप मुझे काउंट करके बता रहे हैं, फ्रॉम 14 अगस्त टिल 10th जनवरी 150। अच्छा जी, अब ये एमसीक्यूज सिर्फ इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया था, एज ए रिजल्ट आप मुझे बताएं आंसर क्या होगा? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि अब आपके पास सेक्शन 81 में सिर्फ और सिर्फ 2 रूल्स मौजूद, सिर्फ और सिर्फ 2 रूल्स मौजूद है कि अगर 183 डेज के लिए मौजूद है पाकिस्तान में इन एग्रीगेट या उससे ज्यादा तो एक इंडिविजुअल क्या होगा? रेजिडेंट होगा। और अगर 183 डेज इन एग्रीगेट नहीं बन रहे तो नॉन रेजिडेंट। ये एमसीक्यू सिर्फ आपको ये बताने के लिए रखा गया था कि माजी में सेक्शन 81 में 3 कंडीशंस थी। वो तीसरी कंडीशन ये हुआ करती थी क्योंकि हुकूमत वक्त ने ये देखा था, और डेफिनेटली इस पॉइंट को पढ़ने के बाद आपके जो रिलेटिव्स बाहर रहते हो आप उनसे डिस्कस कीजिएगा तो वो आपको हंस के बताएंगे कि हाँ हम ये करते थे। बाहर लोग अपनी प्लानिंग्स करते हैं कि वो पाकिस्तान में कितने दिन आएंगे। याद रखिएगा ये बात, आपके जो रिलेटिव्स बाहर रहते हो ना उनसे पूछिएगा कि वो ये चीज प्लान करते हैं कि उनके 183 डेज ना हो, वो अपने टूर्स जितनी भी विजिट्स होते हैं पाकिस्तान के वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो यही चीज डिपार्टमेंट ने भी देखी कि लोग अपने विजिट्स को प्लान कर रहे हैं
और 183 डेज से पहले पहले पाकिस्तान से चले जाते हैं, एज ए रिजल्ट क्या होता है कि एज ए रिजल्ट वो नॉन रेजिडेंट होते हैं, और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम टैक्स होती है, पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होती है, तो उनकी वर्ल्ड इनकम बच जाती है। तो हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत एक नया रूल लेके आई कि अगर आप करंट टैक्स ईयर में 120 दिन मौजूद है, कितने दिन, 120 दिन इन एग्रीगेट अगर आप करंट टैक्स ईयर में मौजूद होंगे तो आपके पिछले 4 साल देखे जाएंगे। पिछले 4 साल में अगर इन एग्रीगेट 365 दिन बने तो फिर आप रेजिडेंट होंगे। ये कंडीशन थी जो कि फॉर्चुनेटली आप लोग की किस्मत के अब खत्म हो गई। अब ये कंडीशन मौजूद नहीं है, तो अगर वो कंडीशन अभी भी मौजूद होती तो उस बेसिस पे गोरा अंग्रेज रेजिडेंट होता। क्यों? क्योंकि उसके 120 डेज से ज्यादा बन रहे और प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर उसके कितने दिए हुए, 395 डेज, तो उस बेसिस पे बन जाता। देखें, ये बात तो वही है कि फॉरेन कंट्री में रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कौन डिफाइन करेगा, उस फॉरेन कंट्री का लॉ। अगर उस फॉरेन कंट्री में भी यही लॉ प्रिवेल करता है जो आपके पास है, तो डेफिनेटली फिर उसको वहां पे रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। और देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक कंट्री में रेजिडेंट है तो दूसरी में नॉन रेजिडेंट होंगे। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि दूसरी कंट्रीज के लॉ के मुताबिक आप वहां भी रेजिडेंट हो, आप यहाँ भी रेजिडेंट हो। फिर उस केस में क्या करेंगे, क्या सर डबल टैक्स देंगे? नहीं सर, डबल टैक्स नहीं देंगे। आप बताएंगे आपके पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी मौजूद है, लेकिन फिर वो वही बात हो गई कि वक्त से पहले घूंघट उठाना। वक्त से पहले घूंघट नहीं उठाते, फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी आएगा जब हम टैक्स क्रेडिट में जाएंगे। तो यहां तक क्लियर है? करंट लॉस के मुताबिक, करंट सेक्शन 81 के मुताबिक मिस्टर गोरा अंग्रेज इज नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स के कुछ क्वेरीज हैं, उनको भी एंटरटेन कर लेते हैं। सर पोस्टेड अब्रोड वाली बात रिपीट करते हैं प्लीज, फेडरल प्रोविंशियल लोकल वाली। इल्मा देखिए, मैंने ये बात सिर्फ आप लोग को क्लियर करने के लिए बताई थी कि स्टूडेंट्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो इसको लिख रहे होते हैं, इस लॉ को, इस रूल को लिख रहे होते हैं, तो वो एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट भी मेंशन कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सेक्शन 81 के क्लॉज बी में एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट लिखा है, सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट। एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट अगर पोस्ट होगा अब्रॉड तो ही शैल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज। कहाँ पे? चले मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ वो ऑर्डिनेंस मैं देखूंगा पहले, उसके बाद। स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब अपने अपने आप रजिस्टर्स को ओपन कर लें, और जो घर में हैं वो अपने नोटबुक्स जो भी है रजिस्टर है वो ओपन कर लें। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन individual. In view of income tax rules 2002, state the conditions in which an individual would or would not be treated as present in Pakistan. मैं भी चेक कर लेता हूं इल्मा, ऑर्डिनेंस हो सकता है अपडेट आई हो, मैं भी अभी गो थ्रू कर लेता हूं। ओके ओके, मैं अभी देख लेता हूं। प्लीज खामोशी के साथ आंसर करना है इस क्वेश्चन का। आप लोग के पास 5 मिनट।
जी सर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपडेट हो चुका है 81 में। तो एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बट नॉट लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बट नॉट लोकल गवर्नमेंट। ओके, क्लियर? चलिए जी, इसका आंसर करते हैं। हुकूमत वक्त से पहले आपके टैक्स लॉज में इतनी चेंजेस नहीं आती थी जितनी इस हुकूमत वक्त में चेंजेस आ रही हैं। दैट इज़ वाई मेरी नॉलेज में फेडरल गवर्नमेंट था, लेकिन अब वो शायद उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इंटरटेन कर दिया है। दैट इज़ वाई। लेकिन अच्छी बात है कि काम हो रहा है डिपार्टमेंट में और अच्छा काम हो रहा है। देखें कब तक ये रहते हैं। आज फैसला होगा, 31 मार्च को फैसला होना, अल्लाह मालिक। डोंट बी पॉलिटिकल। नहीं नहीं भाई, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम ऑनलाइन, मेरा नंबर जो है वो ग्रुप पे मौजूद है और आप लोग जो है अपने आंसर्स ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। Being tax practitioners, try to avoid being political. अफनान ने ना थोड़ी देर से जो है ना फिल्म देखना शुरू की है, पूरी फिल्म गुजर गई, उसके बाद अफनान सवाल कर रहे हैं सर हीरो का नाम क्या था? समीर इम्तियाज। अल्हम्दुलिल्लाह, शोबिस से ताल्लुक रहा है ना, इस वजह से आप कह सकते हैं। अच्छा चलिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डन? किसी से भी पूछने रैंडमली? चलिए जी, हाँ भाई बता दो क्या लिखा है। चलो करो जल्दी, शाबाश शाबाश, लिखो लिखो, बताओगे अब तुम ही। आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ी जाएगी। लिखो लिखो, शाबाश।
State the provisions of the Income Tax Ordinance 2001 for determining residential status of an individual. As per Income Tax Ordinance, ये कोई जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है, कैब पाना है ना? कैसे हो भाई, खैरियत से हो तुम? फिर से? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम साथ हैं भाई भाई। State the provision of the Income Tax Ordinance 2001 for determining residential status of an individual. According to Income Tax Ordinance 2001, as per Section 81, start इस तरीके से होगा। According to Income Tax Ordinance 2001, as per Section 81, या इसको आप यूं कर दें कि according to Section 81 of the Income Tax Ordinance 2001, an individual shall be treated, एक second, an individual shall be treated as resident if he is present in Pakistan for 183 days or more. In aggregate मैं slow भी discuss करूंगा, सबको टाइम दूंगा। 183 days or more in aggregate at any time in a tax year. सर ये एक वर्ड बहुत अहम है, बहुत अहम है। 183 days, सिर्फ 183 days लिखना is not enough. At any time लिखना बहुत important है। उसकी वजह ये कि एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर का क्या मतलब है कि जुलाई से लेके जून आपका टैक्स ईयर है। अब आप जुलाई में आते हैं 20 दिन, फिर आप चले जाते हैं, फिर आप दिसंबर में आते हैं 40 दिन। तो एट एनी टाइम यही डिफाइन कर रहा है कि इस टैक्स ईयर में किसी भी दौरान, एट एनी टाइम किसी भी दौरान आप पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं, उन सब डेज को एग्रीगेट किया जाएगा। उन सब एग्रीगेट डेज को एग्रीगेट करके देखा जाएगा कि वेदर दे आर 183 डेज और मोर। देयरफॉर एक एक वर्ड जो लॉ में लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। ये लॉ है, ये लॉ है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जहां लॉ लिखना है वहां पे आप अपनी वर्डिंग्स नहीं लिख सकते। If an individual is present in Pakistan for 183 days or more in aggregate in a tax year at any time shall be treated as resident individual. हम ऊपर लिख चुके हैं, a person shall be resident individual if he is present in Pakistan for 183 days or more in aggregate at any time in a tax year, or he is official or employee of federal/provincial government. ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन एग्रीगेट एट एनी टाइम की बात सिर्फ क्लॉज ए के साथ लिखी हुई है, क्लॉज बी के साथ उसने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया कि एक ऑफिशियल एम्प्लॉय हो फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, इफ ही इज पोस्टेड अब्रॉड तो ही शैल बी ट्रीटेड एज एन रेजिडेंट इंडिविजुअल। पोस्टेड अब्रॉड लिखना जरूरी है। आप मिस्टेक ये कर देते हो, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी किसी ने लिख भी दिया हो कि वर्किंग अब्रॉड, वर्किंग अब्रॉड नहीं है, वर्किंग अब्रॉड नहीं है। कोई ऐसा ईमानदारी से जिसने लिखा हो वर्किंग अब्रॉड, ये गलती है, गलती है ये। पोस्टेड अब्रॉड, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद इसमें एक और चीज थी कि स्टेट द कंडीशंस in which an individual would or would not be treated as resident in Pakistan. वो कंडीशंस बताएं कि जिनमें एक इंडिविजुअल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट ट्रीट होगा पाकिस्तान में। क्या जवाब होगा? क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे? जो डेज काउंट हो रहे हैं, इन अदर वर्ड्स इसने रूल्स पूछे हैं आपसे
तो आप इसको या तो रूल्स स्टेट कर दें या इन अदर वर्ड्स आप इसका जवाब दे सकते हैं कि अदर देन अ डे इन ट्रांजिट all the days present in Pakistan shall be counted as present in Pakistan। उसके बाद फिर आप लिस्ट दे सकते हैं। उस लिस्ट में अगर एक आध कमी रह जाती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन डे इन ट्रांजिट लाजमी मेंशन करना है कि वो डे इन ट्रांजिट काउंट नहीं होता। बाकी जो भी दिन आपने पाकिस्तान में गुजारा है वो आपका एज ए होल डे काउंट होगा एज ए प्रेजेंट इन पाकिस्तान। क्लियर? यहां तक क्लियर है जी? देखिए, आप लोग के लिए सेक्शन लिखना इतना जरूरी नहीं है। सेक्शन नंबर इस एज पे हमें भी पता होता था कि यार सेक्शन नंबर कैसे याद होंगे, कैसे याद होंगे, तो ना लिखे कोई मसला नहीं। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो आप याद रख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये वक्त के साथ होता है कि आपकी जबान पे सेक्शंस आ जाते हैं कि ये 177 का नोटिस है, 122 का है, इसका है। मिस्टर फ्रांसिस, अ शुगर डीलर इन ब्राजील। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलें। मिस्टर फ्रांसिस, अ शुगर डीलर इन ब्राजील, came to Pakistan on 31st July 2021. During his visit, he stayed at Lahore for 60 days and spent the rest of the days in Karachi. He left the country on 31st January 2022. Comment on the residential of Mr. Francis. जी जल्दी से आंसर लिखें, ड्राफ्ट करना है आंसर। रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस आपको पास्ट पेपर्स में भी नजर आएंगे। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे पास्ट पेपर्स का जिक्र निकला तो मैं पास्ट पेपर्स के हवाले से, टैक्स के हवाले से एक बात आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ और बार बार क्लियर करता रहूंगा कि आप टैक्स के हवाले से पास्ट पेपर्स जरूर गो थ्रू करें, लेकिन सॉल्यूशंस को गो थ्रू नहीं कीजिएगा। क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, सॉल्यूशंस को गो थ्रू नहीं करना। उसकी वजह यह है कि सर सॉल्यूशंस अपडेटेड नहीं मिलेंगे, वो सॉल्यूशन होंगे एज पर दैट टैक्स ईयर, जिस टैक्स ईयर का वो क्वेश्चन। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया एक क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि पहले रेजिडेंशियल स्टेटस के 3 रूल्स हुआ करते थे। अब आप पास पेपर का एक क्वेश्चन कर रहे होंगे जो इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, आपने उसको कर दिया होगा नॉन रेजिडेंट, लेकिन पास पेपर में उसका आंसर क्या होगा? रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक तीसरा रूल मौजूद था। ठीक है, तो पास पे और इस तरीके से और भी जगहों पे लाइक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चेंजेस आई, बिजनेस में चेंजेस आई, तो आप सॉल्यूशंस देखोगे, आप कहोगे कि यार मेरा सॉल्यूशन मैच नहीं कर रहा, करेगा भी नहीं क्योंकि टैक्स ईयर चेंज हो गया। और इंशाल्लाह सर तारिक इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको पास पेपर के सॉल्यूशंस भी एज पर करंट टैक्स ईयर अपडेटेड होके हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करें। ठीक है जी, अब क्वेश्चन का आंसर है।
नंबर ऑफ डेज बता दे मुझे फ्रांसिस के। गुड वन, 185 डेज। मिस्टर फ्रांसिस इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 185 डेज। इसका आंसर किस तरीके से ड्राफ्ट किया? अब ये भी देख लें कि जब आप किसी केस स्टडी का आंसर करेंगे तो उसके दो तरीकेकार मौजूद हैं। पहले आप रेलेवेंट लॉ प्लेस इन कर दें, पहले रेलेवेंट लॉ, सारा नहीं कि ऐसे पता चले कि आप इसमें जो दो कंडीशंस मौजूद हैं दोनों लिख के आ गए, इतना टाइम नहीं है आपके पास। इसमें आपने एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लिख के आ गए, नहीं, रेलेवेंट लॉ कोड करें। रेलेवेंट लॉ कोड करने के बाद आप केस लिंक करें। केस को लिंक करने के बाद आप आंसर करें। लॉ लिखना जरूरी है भाई। देखो एक बात याद रखना कि हम थ्रू आउट द सेमेस्टर, थ्रू आउट द बैच आपसे कोई भी सवाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि चले मुझे बताएं भाई ये टैक्स शेयर क्या होता है, तो आप या मैं जवाब नहीं देंगे। जवाब कौन देगा? आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जवाब देगा। हम लॉ पढ़ रहे हैं, कोई भी जवाब जो होगा वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से ही होगा, तो उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं होगा। तो पहले लॉ लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर भी जब आपका पेपर चेक कर रहा हो तो वो कहे कि यार इसने तो वजन वाली बात की है, इसने तो लॉ लिख दिया इसके बियॉन्ड, और इसने लॉ से कनेक्ट भी कर दिया, तो मैं तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता। अब आप लॉ ना लिखें, उसको कुछ भी कहानियां बता दें, वो क्या कहेगा? उसको तो नहीं पता ना, आपने उसको सारी बात क्लियर करनी है। लॉ कोड करना है, लॉ से केस को लिंक करना है और फिर आंसर देना है। दिस इज व्हाट आई प्रेफर। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, पहले कहानी लिख दें, फिर उस कहानी को लॉ के साथ कनेक्ट करके आंसर करें। पहला मैं ये बेहतर समझता हूँ कि पहले आप आंसर लॉ कोड करें, उसके बाद लिंक करें, फिर आंसर दें। जी लिख लिया, गुड वन। ओके ओके, कोई इशू नहीं, ठीक है। चले जी, अब आ जाते हैं जरा इस क्वेश्चन पे दोबारा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हमने ये सबसे पहले देख लिया कि फ्रांसिस के नंबर ऑफ डेज 185 हैं। क्या ये मेक श्योर कर लिया कि 185 एक ही टैक्स ईयर में है? क्या ये 185 पाकिस्तान में ही है? यहाँ तो बोल रहा है कि कुछ दिन लाहौर में है, कुछ दिन कराची में है, इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में 185 डेज मौजूद है। अब आंसर किस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, if an individual is present in Pakistan for 183 days or more in aggregate in a tax year at any time, he shall be treated as resident individual. आगे आप केस कनेक्ट करें, as Mr. Francis is present in Pakistan for 185 days, it doesn't matter कि वो लाहौर में है या कराची में, he shall be treated as resident individual। कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी ने लिखा हो रेजिडेंशियल, his residential status या रेजिडेंशियल इंडिविजुअल, ये भी मैंने देखे। ये वो सारी चीजें याद आ रही है जो मैं चेक कर चुका हूँ। रेजिडेंट इंडिविजुअल है या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है? रेजिडेंशियल स्टेटस है, इंडिविजुअल के साथ रेजिडेंशियल का वर्ड यूज नहीं है, ठीक है। चलिए, ये है एक बड़ा बेहतरीन सवाल। चलो जी, एक्स अ जर्मन नेशनल, ज्यादा कुछ मत सोचना, वाई समझ लेना इसको। अ जर्मन नेशनल came to Pakistan for the first time on 1st July 2019. During the period from 1st July 2019 to 31st March 2022, he stayed in Pakistan as follows. अब पहले तो मुझे बताओ कि इसमें कितने टैक्स ईयर इन्वॉल्व है? 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई 2020, जुलाई 2021, जुलाई 2022, 3 टैक्स ईयर है, और तीनों टैक्स ईयर का आपने रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है इस जर्मन नेशनल का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट।
जुलाई 2020 का आप मुझे पहले बता रहे हैं नंबर ऑफ डेज और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। जब पहले नंबर ऑफ डेज बता दें, कंक्लूजन तो हम एंड में करेंगे ही। आपका टैक्स ईयर 2020 स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2019 से, एंड होगा 30 जून 2020 से। अभी क्योंकि आई थिंक पढ़ा नहीं है, सरकारी ने भी नहीं पढ़ाया टैक्स ईयर प्रॉपर्ली, डिटेल में नहीं पढ़ाया, सिर्फ ये पढ़ाया होगा शायद, ऐसा है। तो मैंने बता दिया है 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 टैक्स ईयर है आपका एक। पहली जुलाई 2019 से 31 अक्टूबर कितने दिन हुए? 120। तो क्या 123, तो क्या ये हो गया टैक्स ईयर कंप्लीट? नहीं सर, दूसरे टैब में इस टैक्स ईयर के 2 महीने मौजूद हैं, मई और जून, ऐसा है कि नहीं है? तो मई और जून के भी काउंट कर लो इसके साथ। तो टैक्स ईयर 2020 में कितने हो गए? 184। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टैक्स ईयर 2020 में कितने दिन हुए? 184। तो इसका मतलब एक्स टैक्स ईयर 2020 में क्या है? रेजिडेंट। अभी आपने आंसर ड्राफ्ट नहीं करना, अभी आप वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग को भी आपने प्रेजेंट करना है। टैक्स ईयर 2020 पहली जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक पहले आपका टैक्स ईयर 2020 होगा, उसके बाद टैक्स ईयर 2021 स्टार्ट होगा 30 जून 2021 तक, फिर आपका टैक्स ईयर 2022 आएगा 30 जून 2022 तक। 3 टैक्स ईयर शामिल है। भाई ये 1 मई से 31 अक्टूबर कोई टैक्स ईयर नहीं है, क्लियर कर लो भाई। ये अगर तुम फॉर एग्जांपल अगर यही तुम एग्जाम में समझ लेते कि ये टैक्स ईयर दिया हुआ, कोई टैक्स ईयर नहीं दिया हुआ, प्लीज ये कोई टैक्स ईयर नहीं दिया हुआ, ये उसने आपको उसके नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट बताया कि इन मंथ्स में वो प्रेजेंट है। अब टैक्स ईयर के मुताबिक आपने ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ डेज किस टैक्स ईयर में मौजूद है। आ जाओ इधर भाई। पहले उसने क्या बताया आपको कि फर्स्ट जुलाई से 31 अक्टूबर, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2019, यही बताया उसने। उसके बाद उसने आपको क्या कहा कि 1 मई से
आगे क्या था 31 अक्टूबर। लेकिन आपको ये पता है कि इस पीरियड के बीच में आपका टैक्स ईयर एंड हो जाएगा। 30 जून 2020 पे आपका टैक्स ईयर एंड हो जाएगा। बता दो, पहले पूछ लो, उसी से पढ़ लो। क्या आपको यहाँ ये पता है कि 30 जून 2020 में आपका ये टैक्स ईयर एंड हो गया, तो 1 जुलाई 2019 से लेके 31 अक्टूबर तक कितने दिन हुए 123, ठीक है। उसके बाद 1 मई से 30 जून तक कितने हो गए 61, तो 61 और 123 कितने हो गए 184। तो टैक्स ईयर 2020 में कितने दिन हो गए प्रेजेंट इन पाकिस्तान 184। अब जब आपने टैक्स ईयर 2021 की वर्किंग करनी है तो कहां से करोगे, जुलाई 1 से लेके पहले 31 अक्टूबर 2020 तक जाओगे। उसके बाद 1 नवंबर 2021 क्या इसी टैक्स ईयर में आएगा, टैक्स ईयर 2021 में आएगा। 1 नवंबर 2021 टैक्स ईयर 2021 में आएगा, नहीं आएगा। 30 जून 2021 पे टैक्स ईयर खत्म, खलास। 30 जून 2021 पे टैक्स ईयर खत्म। तो इसका मतलब टैक्स ईयर 21 में आप 1 जुलाई 2020 से लेके सिर्फ 31 अक्टूबर 2020 तक मौजूद हो, यस और नो। तो टैक्स ईयर 2021 में कितने दिन हो गए, कोई परेशानी है? नहीं, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? 1 जुलाई 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक कितने दिन हो गए 120 समथिंग, 123 डेज हो गए। तो क्या टैक्स ईयर 2021 में डिक्लेयर कर दूं इसको रेजिडेंट? नहीं सर। तो टैक्स ईयर 2020 में रेजिडेंट है, 21 में नॉन रेजिडेंट है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि एक टैक्स ईयर में रेजिडेंट हो, दूसरे में नॉन रेजिडेंट हो। अब 1 नवंबर 2021 किस टैक्स ईयर में आती है, टैक्स ईयर 2022 में आती है। तो टैक्स ईयर 2022 में मुझे बताएं 1 नवंबर से 31 दिसंबर कितने दिन 61। उसके बाद 1 मार्च से लेके 31 मार्च 92। तो कितने हो गए टोटल 92 डेज हो गए टोटल। तो इसका मतलब टैक्स ईयर 2022 में भी मिस्टर एक्स इज अ नॉन रेजिडेंट। अब इसका आंसर आपने ड्राफ्ट करना है। अब इसका आंसर कैसे ड्राफ्ट करेंगे, आपने वर्किंग कर ली कि एक में रेजिडेंट है और 2 में नॉन रेजिडेंट है। तो आपने फिर वही करना है कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस an individual shall be treated as resident if he is present in Pakistan for 183 days or more in aggregate at any time in a tax year shall be treated as resident individual. Mr. X, a German national, came to Pakistan on 1st July 2019 and leave Pakistan to and fro हुए ना। तो in tax year 2020 Mr. X present in Pakistan for 185 days या 4 days। Therefore, in tax year 2020, Mr. X shall be treated as resident individual, whereas in tax year 2021 and 22, his number of days presence in Pakistan were कितने थे 123 and 92 days respectively. Therefore, he shall be treated as non-resident पर्सन या इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। अगर पर्सन लिख दिया तो, अगर लिख दिया पर्सन तो गलत होगा सही होगा? क्यों? क्योंकि पर्सन में 7 लोग शामिल, ठीक है। ये वो छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक है जो आप एग्जाम्स में कर दोगे और फिर आई कैप आपको कहेगा कि आप हमें बहुत पसंद आए फिर आइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जी जी, ये किस हिसाब से होता है? वो एक तराजू लेते हैं, आपको देखते हैं कितना भारी पेपर मार्किंग स्कीम, ये एग्जामिनर बेहतर जाने कि किस हिसाब से उसने पेपर बनाया।
सॉरी, देखो एक बात मेरे कान में जो ना ऑपरेशन मुझे आप सुनाई नहीं सर जी, ये शुरुआत है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आगे आपकी सारी कैलकुलेशन जो कंप्यूटेशन होगी वो इस पे बेस कर रही होंगी। रीजन बीइंग कि यही रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बताएगा कि आपका कितना स्कोप ऑफ इनकम टैक्सेबल होगा। भाई साहब या प्लीज यही आपको रेजिडेंशियल स्टेटस जो है आपको बताएगा कि एक पर्सन की जिसकी आप टैक्सेबिलिटी कंप्यूट करने जा रहे हैं उसका स्कोप ऑफ इनकम कितना होगा। मैं एक सवाल है जो मेरा मशहूर ज़माना सवाल है जो मैंने बनाया था, वो ये बात है किसी उस ज़माने की जिस ज़माने में दानिश और शहवार बड़े मशहूर थे। ठीक है, दानिश और शहवार ये कौन है? तो अब आपको नहीं पता होगा, ये उस ज़माने का सवाल है जिस ज़माने में कोई महविश होती थी वो दानिश के साथ होती थी और फिर वो शहवार के साथ चली जाती थी। ठीक है, तो ये एक सवाल है, उस सवाल में तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने का क्या सर जरूरी है, वो मैंने खुद बनाया है सवाल। और उस सवाल में अभी एक सवाल तुम लोग को देता हूँ, बल्कि मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को सवाल। ठीक है, पहले जब तक एक और सवाल परफॉर्म करूं। On December 2021, Bruce Lee was appointed by Chinese company as a technical director for Pakistan. He has provided the following details. 1 दिसंबर 2021 पे ब्रूस ली को चाइनीज कंपनी ने अपॉइंट किया एज ए टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान आते हैं 1 दिसंबर को, ऑफिस ज्वाइन करते हैं 15 दिसंबर को, फिर वो दुबई चले जाते हैं 20 जनवरी से 3 फरवरी तक। 20 जनवरी इज द डे ऑफ डिपार्चर, 3 फरवरी इज द डे ऑफ अराइवल। ये मैंने इसलिए बता दिया, फिर हो सकता था कोई पूछता कि सर ये 20 जनवरी को क्या है, ये वहां का नंबर ऑफ डे है, डे ऑफ डिपार्चर 20 जनवरी, 3 फरवरी डे ऑफ अराइवल है। 1 मार्च को वो साउथ कोरिया चले जाते हैं 20 मार्च तक के लिए, और फिर 5 अप्रैल 2020 से लेके 21 अप्रैल तक वो नॉर्दर्न एरियाज चले जाते हैं फैमिली ट्रिप पे पाकिस्तान के। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ ब्रूस ली। चलिए जी, हो गया सब। अच्छा, इसकी इमेज ले लें जल्दी से ताकि फिर मैं आपको वो सवाल दिखा दूं लैपटॉप से निकाल के। I hope this session is going great by far. You guys are enjoying it. और ये सारी आपकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो क्लियर कर रहा होगा। मैं स्क्रीन स्विच कर लूं वो टाइम, बल्कि एक सेकेंड। स्टूडेंट की स्क्रीन हो ही जाएगा, ठीक है। जी जी, क्या टाइम हो गया?
हाँ, पाकिस्तान से नॉर्थ कोरिया। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल का तो सवाल ही पैदा करेगा। गवर्नमेंट है ना, यहाँ का थोड़ी नहीं, आप वैसे टू बी ऑनेस्ट ये आपके आई कैप का क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं चलता, हम इतने मजे से मिठाई की तरह आपको पास पेपर सॉल्व करा देते हैं, आपको टेंशन भी नहीं होती। तो सारी गेम जो होती है ना आपके आई कैप की, वो सिर्फ इस आई कैप के नाम के साथ, आपको नहीं पता हो ना कि कोई क्वेश्चन आई कैप का है तो आप टेंशन फ्री होके कर रहे होते। जहां मैं ये बता दूं ना कि ये आई कैप का सवाल है, अब आप कहेंगे यार ये आई कैप का है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, जबकि होता कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये आपके आई कैप का सवाल, अब कीजिए सॉल्व। जी डेफिनेटली 4 मार्च से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में चले भाई, नंबर ऑफ डेज काउंट करें साथ मिलके, कर रहे हो यार, खामोशी से करो। देखो डिस्कशन भी अगर करो तो बड़ी एहतियात से करो, शोर ना मचे। क्यों, ये कंपनी है। यही है। चले जी डिस्कस करते हैं इसको। हेलो जी, बिल्कुल अभी जवाब। हेलो, अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू दिस। सर सवाल को पढ़े ताकि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो। पहली बात कि हमने ये कहा कि 1 दिसंबर 2021 में ब्रूस ली को चाइनीज कंपनी ने अपॉइंट किया है एज ए टेक्निकल डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अब उसको पाकिस्तान में अपॉइंट किया गया है एज ए टेक्निकल डायरेक्टर। वो पाकिस्तान आते हैं 1 दिसंबर को, उसके बाद नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अपॉइंट किया है एज ए डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर। ऑफिस ज्वाइन करते हैं 15 दिसंबर से। क्या ये चीज रेलेवेंट है? नहीं सर, ये चीज इररेलेवेंट है कि वो ऑफिस कब से ज्वाइन करते हैं। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? पाकिस्तान में कब आए, पाकिस्तान कब आए, वो 1 दिसंबर को आए। एक एरर, एक मिस्टेक, ब्लंडर जो अभी सामने आया कि सर क्या ये इंडिविजुअल है या कंपनी है। सर जी ये तो इंडिविजुअल है, ब्रूस ली, ये है। ये चीजें देखें, आप लोग एग्जाम्स हॉल में करते हैं तो यहाँ कर लो ना, नेट में प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो फिर बाबर आजम की तरह खेल के आ जाओगे मेन ग्राउंड में। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि क्या सर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है? नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल भी नहीं है। क्यों? चाइनीज कंपनी ने अपॉइंट किया है, आपकी हुकूमत का, फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो नहीं है ये, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। तो ही इज जस्ट ए नॉर्मल इंडिविजुअल। 1 दिसंबर को वो पाकिस्तान आते हैं, 1 दिसंबर से ही इनके दिन गिनना शुरू हो जाए आप। ठीक है, चलें जी। फर्स्ट दुबई विजिट, दुबई फॉर ऑफिशियल ट्रिप, कब तक? 20 जनवरी तक। कितने दिन हो गए? 1 दिसंबर पूरे 31 डेज, उसके बाद 20 दिन तक लिखते रहो अपने पास, 31 प्लस 20। उसके बाद सर 3 फरवरी से लेके 1 मार्च तक
कोई स्टेटस नहीं दिया हुआ, बता तो दिया कि भाई वो दुबई गया फिर वापस आ गया, तो कहाँ आया होगा, वापस पाकिस्तान में आया होगा। तो मार्च तक, 1 मार्च तक वो कहाँ था, पाकिस्तान में था। तो 4 फरवरी से 1 मार्च तक कितने दिन हो गए, 26 दिन, लिख लो। उसके बाद 1 मार्च से लेके 20 मार्च तक इज नॉट इन पाकिस्तान, लेकिन 20 मार्च डे ऑफ अराइवल है, तो डे ऑफ अराइवल फुल डे काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। तो 20 मार्च से लेके कहां तक काउंट करूं, 30 जून तक। सर 30 जून तक, सर यहाँ पे तो अप्रैल तक लिखा है, अप्रैल में तो वो सिर्फ नॉर्थ एरियाज घूमने गया था, वापस आ गया 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल के बाद आपका टैक्स ईयर का बैंड होता है 30 जून पे, तो आप 30 जून तक काउंट करेंगे। वो वहां से वापस तो गया ही नहीं है, वो तो घूम फिर के कहाँ आ रहा है, पाकिस्तान ही आ रहा है ना। दुबई गया, दुबई से पाकिस्तान आया, कोरिया गया, कोरिया से पाकिस्तान आया। नॉर्थ एरियाज अगर घूमने भी गया है तो वो पाकिस्तान में ही मौजूद है, और 30 जून तक वो कहाँ मौजूद रहेगा, पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। तो कितने नंबर ऑफ डेज हो गए, 181, श्योर 181। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, क्लियर है, कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है यहाँ पे, किसी की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी। 164 तजाद क्रिएट हो गया भाई। जैन के स्टार्टिंग बिल्कुल काउंट करेंगे, 20 दिन तक तो काउंट करेंगे सना। हाँ भाई शहजादे, यार वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा है, क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने उसी वक्त बताया था कि डे ऑफ डिपार्चर है, डे ऑफ अराइवल। मैंने क्या लिखा है, फोर्थ फैक्ट, 3 फैक्ट से काउंट करो ना, हो सकता है, क्लियर है। 185 आ रहे हैं, भाई क्लियर है, क्लियर है। नंबर ऑफ डेज पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, कोई कह रहा है 185 है, कोई कह रहा है 185 है। आ जाओ इधर आ जाओ, कोई मसला नहीं, आ जाओ। फर्स्ट, अब खामोश, अब खामोश, अब खामोश, अब नो मोर फर्दर डिस्कशन, मैं करवा रहा हूँ सॉल्व प्लीज। अब इधर 1 दिसंबर 2021 पाकिस्तान में आए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसने ऑफिस कब ज्वाइन किया है, वो ट्रिप पे कब गया है बस ये बता दें। 20 जनवरी को वो ट्रिप पे गया है, 20 जनवरी इज द डे ऑफ डिपार्चर, काउंट होगा। तो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर पूरा महीना काउंट होगा, फिर 1 जैन से लेके 20 जनवरी तक काउंट होगा। कितने दिन हो गए, ये कितने हो गए, 20। इसके बाद सर वापस कब आया है वो, 3 फरवरी को आया है, डे ऑफ अराइवल जो है वो काउंट होगा एज फुल डे, ठीक है। 3 फरवरी से लेके कब तक, 1 मार्च तक, तो 01 मार्च, इसका मतलब फेब तो पूरा ही हो गया ना आपका, 28 तक तो पूरा हो गया ना, 3 फेब से 28 फेब कितने दिन हो गए, कितने, 26, फिर 01 मार्च से लेके वो 20 मार्च तक तो पाकिस्तान में था ही नहीं, तो 1 मार्च काउंट होगी एक दिन, और 20 मार्च से लेके कब तक, 31 मार्च तक कितने दिन हो गए, ये कितने दिन है, 12 और 1, ये प्लस करके बता रहे हो, 13। उसके बाद सर, उसके बाद आप 20 मार्च को जब आ गए हैं, 20 मार्च को जब आ गए, इसके बाद आप पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, आप नॉर्दर्न एरियाज गए घूमने, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ही है,
है ना। तो पाकिस्तान में अप्रैल भी पाकिस्तान में गुजरा, मई भी पाकिस्तान में है, जून भी पाकिस्तान में। अप्रैल के 30, 31, 30। अब बता दो कितने दिन हो गए, अब बता दो जी। भाई ये देख लो, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1 दिसंबर से आपके नंबर ऑफ डेज काउंट होना शुरू हुए, ठीक है। आप 1 जनवरी नहीं 20 जनवरी को आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो दिसंबर का पूरा महीना 31 डेज, फिर जनवरी के 20 दिन काउंट होंगे। उसके बाद 3 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक फरवरी का मंथ काउंट होगा 26 डेज। फिर 20 मार्च से लेके 31 मार्च तक काउंट होंगे, और क्योंकि डे ऑफ डिपार्चर मार्च की 1 तारीख थी तो वो एक दिन भी काउंट होगा, तो ये टोटल हो गए 13 डेज। उसके बाद अप्रैल में भी आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, मई भी आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जून में भी आप पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। तो इन सब का एक्यूमुलेटेड इन एग्रीगेट कितना हो गया, 181। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। अब इसको ड्राफ्ट कैसे करना है जल्दी से बता दो कि as per income tax ordinance, if an individual is present in Pakistan for 183 days or more in aggregate at any time in a tax year, he shall be treated as resident individual. फिर Mr. Bruce Lee was present in Pakistan for 181 days, therefore he shall be termed as non-resident individual for tax year 2022। ठीक है। अब अगर इस सवाल में एक चीज ऐड कर देता है एग्जामिनर कि बताए कि इसकी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, तो बीइंग ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल ही शैल बी लायबल टू पे टैक्स ओनली ऑन हिज पाकिस्तान सोर्स इनकम। क्लियर है? नहीं, अभी तक हमने सिर्फ इंडिविजुअल डिस्कस किया मेरे भाई। बस 1 बजे तक क्लास है, हमें फम भी जाना है, ठीक है। बस ये 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर मैविश के क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे। चलो एक काम करो, तुम लोग थक गए हो ना, ये लो एंटरटेनमेंट, आ जाओ भाई। चलो भाई, स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं होगा मिक्सअप, आपका भाई कुछ नहीं होने देगा मिक्सअप, टेंशन नहीं। कहते हैं मैविश एक इंडिविजुअल है जो कि मूव करती हैं टू एंड फ्रो पाकिस्तान। उनके कुछ विजिट्स बता दिए, बांग्लादेश में दुबई विजिट किया, इंग्लैंड विजिट किया, इस्लामाबाद विजिट किया, ठीक है। ये सवाल पूरा का पूरा खुद बनाया कि तकरीबन इसको 2 घंटे तो बनाने में लगे थे। खैर, शी वॉज वर्किंग एज ए सिंगर इन बांग्लादेश। ये सिंगर लिखने की वजह यह कि थोड़े बहुत जो है वो सिंगिंग का शौक हमें भी था। मेरी नात भी सर तारिक ने नात लिखी थी पिछले रबीउल अव्वल में, मैंने उसको कंपोज किया था, तरतीब दी थी और रिकॉर्ड करवाई थी, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। चलो तय बाकी जानिब आप लिखेंगे, नात सामने आ जाएगी। एक नात ऑलरेडी जो है वो दोबारा तैयार हो रही है, तो आप लोग की दुआ रहेगी तो दूसरी नात भी तैयार हो जाएगी। तो नाम आप समीर इम्तियाज यूट्यूब पे लिखेंगे तो कुछ ना कुछ नजर आ ही जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे सिंगर लिखा हुआ है, लेकिन वो अलग साइड है, यहाँ पे हम एज ए प्रोफेशनल मौजूद हैं। शी वॉज वर्किंग एज ए सिंगर इन बांग्लादेश एंड चार्ज फी इक्वल टू 50,000 पर कॉन्सर्ट। इसको यहाँ पे रखने की कोई खास वजह थी। शी हैड परफॉर्म्ड इन 5 कॉन्सर्ट टिल 14 अगस्त। शी बॉट एन एंटी। व्हेन शी केम बैक टू पाकिस्तान शी ज्वाइंड दानिश इंटरप्राइजेस एट ए सैलरी ऑफ 75,000। फिर ये सारी चीजें थी। वो दुबई जाती हैं ऑफिशियल ट्रिप पे, दुबई में भी परफॉर्म करती हैं। फिर वो इंग्लैंड जाती हैं वेकेशंस पे। ऑन हर वे बैक फ्रॉम इंग्लैंड शी मेट शहवार, अ बिजनेसमैन एंड अ competitor of Danish Enterprises, who offered her to join her organization
और फिर वो महविश उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो शहवार को ज्वाइन कर लेती हैं। ये इस सवाल में मौजूद है। फिर वो शहवार से कुछ सैलरी लेती हैं, शहवार उनको बहुत सारी चीजें दे देता है, तो फिर वो उससे ज्वेलरी परचेज करती हैं, बिजनेस स्टार्ट करती हैं। फिर वो अपनी शहवार उनको लोन भी प्रोवाइड कर देता है, फिर वो उस लोन से घर भी ले लेती हैं। तो ये सारा इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जोक्स अपार्ट, ये सारी कहानियां एक तरफ, लेकिन इस क्वेश्चन में जब मैं तुम लोग को शेयर करूंगा ना, तो इस क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट है गिनो। रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स। ये सारे टॉपिक्स इस एक सवाल में मैंने शामिल किए हैं। जोक का जोक हो गया, मजाक का मजाक हो गया, सवाल का सवाल हो गया, काम का काम हो गया। आ जाओ वापस, चलो भाई आ जाओ। एंडरसन एलएलसी was incorporated as limited liability company in UK। यहां पहले मुझे बताओ, इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस से हवाले से कोई सवाल, कोई पंगा, कोई पंचायत? सब क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। एंडरसन एलएलसी was incorporated as limited liability company in UK. The control and management of its affairs was situated wholly in Pakistan. However, with the effect from 1st November 2021, the entire management and control was shifted to UK. Comment on the residential status of in tax year 2021। ये देख लो, टैक्स ईयर 2021 पूछा है, लेकिन टैक्स ईयर 2022 मैंने खुद ऐड किया है। तो अब टैक्स ईयर 2021 और टैक्स ईयर 2022 तुम लोग को बताने, दोनों टैक्स ईयर। बताओ भाई, टैक्स ईयर 2021 में एंडरसन एलएलसी का स्टेटस नॉन रेजिडेंट। यही वो कंफ्यूजन है जो हमें क्लियर करनी है इस प्रैक्टिस सेशन के थ्रू। कोई कह रहा है नॉन रेजिडेंट, कोई कह रहा है रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट वाले हाथ खड़ा करें। नॉन रेजिडेंट वाले कितने? जल्दी जरा, बोला है, सुना है मैंने, हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छा, हाँ भाई। रेजिडेंट कंपनी किसने कहा है? जो कुछ भी नहीं कह रहा वो कहाँ पे? वो भी अभी सोच रहा है भाई। देखो, कंपनीज के हवाले से सेक्शन 82 या 3 में बताया है कि एक कंपनी कब रेजिडेंट होती है, उसकी दो कंडीशन है। अच्छा, ये दो कंडीशंस साइमल्टेनियसली मीट होनी चाहिए। 3 कंडीशन है, क्या साइमल्टेनियसली मीट होनी चाहिए? नहीं। पहली कंडीशन कि अगर कंपनी किसी भी लॉ के, पाकिस्तान के किसी भी कानून के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है, तो फिर वो रेजिडेंट कंपनी है। इसका कंट्रोल है, मैनेजमेंट कहाँ है? दूसरा रूल मौजूद है कि अगर कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखा जाएगा कि वो कहां पे है। और तीसरी, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे टैक्स ईयर 2021 में हमने पढ़ा कि एंडरसन एलएलसी इनकॉर्पोरेट होती है यूके में। तो इसका मतलब पहला रूल तो हमने देखना नहीं है, हमने दूसरे रूल को कंसिडर करना है कि वेदर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है। 2021 में कहते हैं 1 नवंबर 2021 में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चला जाता है पाकिस्तान से। यही लिखा हुआ है ना कि पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट शिफ्टेड टू यूके 1 नवंबर 2021। इसका मतलब 30 जून 2021 पे उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे था? पाकिस्तान में था। तो सर, होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। तो टैक्स ईयर 2021 में क्या हो गई? रेजिडेंट। टैक्स ईयर 2022 में रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट वाले हाथ खड़ा करें और नॉन रेजिडेंट वाले हाथ खड़ा करें। सर, टैक्स ईयर 2022 में एंडरसन एलएलसी इज रेजिडेंट। सर क्यों? रूल पढ़ते हैं। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सिचुएटेड होली एट एनी टाइम इन आवर टैक्स ईयर। एनी टाइम की इंपॉर्टेंस। तो 2022
1 जुलाई 2021 से शुरू हुआ, 30 जून 2022 पे खत्म होगा। 1 जुलाई 2021 से लेके 1 नवंबर 2021 टैक्स ईयर 2022 में आता है। एट एनी टाइम उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में था, 3 महीने था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने। जब एनी टाइम की कंडीशन मीट हो गई तो क्या हो गया? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर रख लो, एट एनी टाइम की इंपॉर्टेंस, कि ये टैक्स ईयर 2022 में भी रेजिडेंट है। ऑल्दो 1 नवंबर से ऑनवर्ड उसका सारा कंट्रोल एमेंडमेंट चला गया, लेकिन 1 जुलाई 2021 से लेके 31 अक्टूबर तक या 1 नवंबर तक तो पाकिस्तान में ही था ना, तो एट एनी टाइम का कंडीशन मीट हो गई, तो ये क्या हो गई? रेजिडेंट कंपनी। क्लियर है? क्लियर है? सॉरी, देखो ये पॉइंट क्लियर कर लो। नंबर ऑफ डेज की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, सेक्शन 81, कंपनी के नहीं है। ठीक है, कंपनी का रूल क्लियर है? बस इसका जवाब दे दो, 2 एमसीक्यूज, 2 क्वेश्चंस और उसके बाद फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे। ड्राफ्ट कैसे करोगे? वेट वेट, कोई मसला नहीं, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ड्राफ्ट कैसे करोगे? एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, if the company shall be resident, if the control and management of the company is situated wholly at any time in Pakistan, since the control and management of the Anderson LLC whatsoever is present in Pakistan wholly at any time, आप डेज लिख देना, therefore the Anderson LLC shall be treated as resident company, not individual, फॉर बोथ टैक्स ईयर 2021 एंड टैक्स ईयर 2022। इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर इंडिविजुअल्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। बताओ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? हाँ भाई, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में नहीं है, तो क्या ये रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट है? रेजिडेंट वाले हाथ खड़ा करें और नॉन रेजिडेंट वाले हाथ खड़ा करें। नॉन रेजिडेंट क्यों है? ये पाकिस्तान में थोड़ी बनी है मेरे भाई, ये क्या लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2017, जब पहली कंडीशन मीट हो गई, इफ एनी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, तो फिर आगे सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कंपनीज एक्ट कहां पे है मेरे भाई? कंपनीज एक्ट 2017 आपके पाकिस्तान में, सही है? गुड मॉर्निंग, मजा आएगा आगे भी। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अली एसोसिएट, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर क्लास को ऑफ करेंगे। अली एसोसिएट इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज इन पाकिस्तान एज वेल एज यूके। The management and control of its affair is situated partly in UK and partly in Pakistan. हाँ जी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? कौन कौन रेजिडेंट कह रहा है और कौन कौन नॉन रेजिडेंट कह रहा है? ड्राफ्ट कैसे करोगे? नॉन रेजिडेंट क्यों है भाई? यही सुनना था मेरे प्यारे बच्चों, यही सुनना था। ये है एओपी, नॉट कंपनी, और एओपी के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली पाकिस्तान में मौजूद हो, तो वो रेजिडेंट एओपी है। ये क्योंकि पार्टली भी पाकिस्तान में, देयरफॉर दिस एओपी इज द रेजिडेंट एओपी। मैंने क्लास ऑफ नहीं की है, तो अभी बैठे रहो। ये सजी जितना, एक बात याद रख लो, एक बात सुन लो, ये प्लीज यहाँ पे इस क्लास को कैसे लेके चलना है ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? इफ यू ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं। यहाँ पे खड़े हो गया नहीं बादशाह, जब मैं ऑफ करूंगा क्लास उसी वक्त ऑफ होगी, उससे पहले कोई खड़ा नहीं। पहली क्लास की दैट इज व्हाई मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लास में आप लोगों ने देख लिया, मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को एंटरटेन भी कर रहा हूँ, एंजॉय भी कर रहे हैं, अच्छे फ्रेश माइंड में क्लास हो रही है, तो प्लीज बी विद मी
अगर आपने अगर स्मार्ट बनना है, आपने अपने एक्शन दिखाना है, हीरो बनना है, तो मुझसे बड़ा हीरो कोई नहीं है, ठीक है? तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें थ्रू आउट द सेशन। इट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आईटी आपके, तो यू आर गोना एंजॉय योर पेपर। आपको हर एक चीज इतनी आसान लगी होगी कि यू विल, आपको दुआएं दोगे, लेकिन साथ देना, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी क्लास में, ठीक है? जो करना है मैं करूंगा, जो जिस तरीके से करना है मैं करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच, होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज अपनी कीमती राय का आगाज कीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर हमें टैक्स शेयर का बताना, हम